हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली अगर आप हमसे मदद चाहते हैं, कहने का आशय ये कि व्यक्तिगत बात के रूप में भी अगर आप हमसे मदद चाहते हैं ना, तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप हमें वहाँ पर मैसेज करिएगा। देर सवेर मैं जब भी देखूंगी तो आपको ज़रूर उस पर रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और बाकी मैं हर रोज़ आपको ऑलरेडी बता ही रही हूँ कि पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। वहाँ पर जो मॉडल पेपर्स हमने कोर्सेज के साथ में दे रखा है उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट के 5 मॉडल पेपर ऐड करवा दिए हैं, वो आपके लिए नो डाउट कि रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो कल हम लोगों ने इसके लॉन्ग आंसर पढ़े थे। लॉन्ग आंसर से संबंधित जितने भी शॉर्ट आंसर होंगे, है ना, अगर सेम हुआ तो स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, रोज रोज कहना पड़ जाता है और आप लोगों के कमेंट्स नहीं प्राप्त होते हैं, क्या बात है। कल तो बहुत बच्चों ने स्वाट का लिखा, मुझे बढ़िया लगा। और अब इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपके को पढ़ाने का और आपका भी एक सिनेरियो बना रहे एग्जाम टाइम कंटिन्यू पढ़ने का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न क्या कह रहा है लघुत्तरी में कि संचित अभिलेख पत्र के निर्माण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो अगर मैं संचित अभिलेख पत्र का निर्माण के विषय में आपसे चर्चा करूं, तो देखो, जब भी आप संचित अभिलेख पत्र का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। मैम वो सिद्धांत कौन कौन से? तो हमने कहा आइए पॉइंट वाइज आपको मैं समझाती हूँ। जिस तरीके से मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगी, इन्हीं में से ये सिद्धांत आपको अपने स्मरण में रखने हैं। और इन केस ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आ जाता है तो आपको इस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हाल ही में हम आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं कि आपको अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इस पे बेस्ड होगा वो। तो वो ज़रूर देखिएगा आप सभी, 1 से 2 दिन में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई कि संचित अभिलेख पत्र सरल तथा सुसंगठित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सुसंगठित होने चाहिए। इनके रूप की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि इनके अभिलेख को पढ़ने में सुविधा रहे तथा समय भी क्या हो भैया, कम लगे। संचित अभिलेख पत्रों को जटिल नहीं बनाना चाहिए। जो आपके संचित अभिलेख पत्र होते हैं इनको कैसा नहीं बनाना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए, यानी कि जटिल नहीं बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिखेगा तो मैं बोलूँगी, आप सिर्फ सुनिएगा, वो आगे पेज में सही हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। देखो भाई, संचित अभिलेख पत्रों का रूप निश्चित करने के लिए अध्यापकों का सहयोग एवं सहमति प्राप्ति करनी चाहिए। साथ में संचित अभिलेख पत्रों के रूप में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उनमें आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तन भी कर सकें। संचित अभिलेख पत्रों का रूप विद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पत्रों की सूचनाएं या तथ्य व्यवस्थित रूप में लिखे जाने चाहिए, ताकि वे छात्र के क्रमिक विकास को प्रदर्शित कर सकें, है ना। उसके बाद में संचित अभिलेख पत्रों को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए जहां से उनको प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। और इस पत्रों की सूचनाओं तथा जो इसमें तथ्य होते हैं इनको दोहराना नहीं चाहिए। संचित अभिलेख पत्र के निर्माण में निरंतरता के सिद्धांत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात ये अभिलेख नियमित रूप से लिखते रहना चाहिए, है ना। एक ही स्थान के सभी विद्यालय के संचित अभिलेख पत्रों का प्रारूपों में समानता होनी चाहिए और इन पत्रों के रखने का स्थान निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी उठा करके रख दिया, भाई वो बच्चे का पूरा डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए और इन्हें ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहाँ पर सभी अध्यापक सुगमता से पहुँच सकें और उसका उपयोग कर सकें। ऐसा ना हो कि संचित अभिलेख पत्र की आवश्यकता है और पता चले फलानी मैम नहीं आई, वो रख के गई थी तो मिल ही नहीं रहा है। ये नहीं होना चाहिए। सभी टीचर के संज्ञान में वो चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। संचित अभिलेख पत्रों की सभी सूचनाएं गुप्त रखी जानी चाहिए। संचित अभिलेख पत्रों को भरने के लिए तथा उपयोग करने के लिए नियमावली भी तैयार करनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब क्या मैम हमको एकदम ऐसे ही लिखना होगा? हमने कहा नहीं, हमने कहा जैसे ये 12 सिद्धांत आपके दिए थे तो आप इनको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में यही बात को लिख सकते हैं आप, है ना। 12 हैं, आपको नहीं है याद वहाँ हैं तो आप 8 लिख दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवृत्त अध्ययन प्रविधि की सीमाओं का वर्णन करिए। ये हम आपको इससे पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद में साक्षात्कार प्रविधि के गुणों का वर्णन करिए। ये भी हमने आपको कल पढ़ाया था ऑलरेडी लॉन्ग आंसर में, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साक्षात्कार प्रविधि के गुणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, है ना।
देखो क्या कह रहा है, क्रम निर्धारण प्रविधि या निर्धारण मापनी को परिभाषित कीजिए। ये देखो क्या होती है भाई, तो क्रम निर्धारण प्रविधि या निर्धारण मापनी भी व्यक्ति अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि है। क्रम निर्धारण प्रविधि के अंतर्गत किसी बालक या व्यक्ति के विशिष्ट गुणों, व्यवहारों और लक्षण आदि का मूल्यांकन करके उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है। क्रम निर्धारण प्रविधि में व्यक्ति या बालक के विभिन्न गुणों, लक्ष्यों आदि से संबंधित एक क्रमबद्ध सूची होती है, जिनमें से क्रम निर्धारक सूची दिए गए विभिन्न गुणों या लक्षणों से के संबंध में वह किसी एक पर अपनी राय देता है। निर्धारण मापनी या क्रम निर्धारण विधि की परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं तो देखो, गैरेट के अनुसार कहा गया कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ लक्षण और विशेषताएं होती हैं। जो कोई भी इंसान होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो अलग लक्षण, कुछ ना कुछ तो अलग विशेषताएं होती हैं भैया, जिनको वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सहायता से सरलतापूर्वक नहीं जाना जा सकता है। क्रम निर्धारण इन लक्षणों और विशेषताओं की सीमा के संबंध में निर्णयों को प्राप्त करने की विधि है। सेम चीज को राइट स्टोन ने क्या कहा, राइट स्टोन ने बताया कि कर्म निर्धारण मान या निर्धारण मापनी में कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्य, वाक्यांशों या पैराग्राफ की एक सूची होती है, जिसके आगे निरीक्षण करने वाले मूल्यों के किसी वस्तुनिष्ठ मान के आधार पर कुछ मूल्य अंकित करता है। वहीं पर आइजैक तथा अन्य के शब्दों में अगर हम बात करें तो निर्धारण मापनी वह बहु स्तर वाली मापनी है जिस पर निर्धारण करने वाला व्यक्ति एक विशेषता की मात्रा आत्मगत रूप से व्यवस्थित करता है। प्रायः इस प्रकार की मापनियों में 5, 6 या 7 अवस्थाएं होती हैं जो प्रयोज्य को मौखिक रूप से बताई जाती हैं अथवा संख्या अनुसार दिखाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कि साक्षात्कार विधि के मुख्य उपयोगों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो राइट स्टोन तथा क्रो ने साक्षात्कार के निम्नलिखित उपयोग बतलाए हैं। क्या भैया निम्नलिखित उपयोग बतलाए हैं? तो देखो, जो आपकी साक्षात्कार विधि है, यानी कि जो इंटरव्यू टाइप मेथड है आपका, ये विधि समस्या के उचित समाधान में सहायता देती है। इस विधि में ये विधि कैसी होनी चाहिए? अत्यधिक लचीली होने के कारण इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये विधि विषय में सूझ उत्पन्न करने में उपयोगी होती है और इसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी पैदा की जा सकती है। ये समायोजन स्थापित करने की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि के द्वारा निदान और उपचार दोनों संभव है। आपको निदान और उपचार में हमने अंतर बताया कि नहीं, एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता दूंगी। निदान और उपचार का मतलब क्या होता है? हमने कहा बेटा देखो, निदान और उपचार का मतलब ये होता है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत देर तक आपसे बातचीत करते रहें। ठीक है, तो हमने आपसे बात करके ये क्या पाया कि आपका ब्रेकअप हुआ है। क्या पाया भैया? कि आपका ब्रेकअप हुआ है। तो ये क्या है कि हमने समस्या का निदान कर लिया, यानी कि आप बहुत परेशान थे तो हमने ये निदान कर लिया। अब ब्रेकअप में आप किन किन चीज़ों को फील करेंगे और आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे हमने कहा, तो ये तो आपका निदान हो गया कि हमने आपकी बातों से पहचान लिया कि आपका ब्रेकअप हुआ। लेकिन अगर हम आपको यही उपचार बता दें, क्या उपचार बता दें कि बेटा ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अब आपको क्या करना है, ये सब तो जीवन का एक हिस्सा है ना, ये सब सबके साथ होता है टीनेज में। अब आपको मेडिटेशन करना है, फैमिली टाइम देना है, अपने आप पे फोकस करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, अपने एम्स पे फोकस करना है। तो ये क्या है? उसके उपचार हैं। समझ में आ गई बात? समस्या को पहचानना इज कॉल्ड निदान, और उसको क्या करना भैया, उस समस्या को हल करने की विधियां देना, दैट इज कॉल्ड उपचार। होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उस प्रकार से फिर देखो क्या यहाँ पर बात की गई है, और कि यह विधि विषय के संबंध में संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने में उपयुक्त है, और इस विधि से यह सरलता पूर्वक पता चल जाता है कि विषय की समस्या कब और किन कारणों से उत्पन्न हुई और किस स्थिति में हुई है। इस विधि के द्वारा विषय को अपनी समस्याएं प्रकट करने के उचित अवसर भी मिलता है, और इस विधि के द्वारा विषय की समस्या से संबंधित आंतरिक कारणों की भी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण या अवलोकन के अर्थ में तथा परिभाषाओं का संक्षेप में स्पष्ट करें। अगर आपसे परिभाषाएं पूछ दी जाती हैं तो सीधी सी बात है, आपको 1-2 विद्वानों के अनुसार तो परिभाषा लिखनी होंगी, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मैम इसके लिए हम करें क्या, हमने कहा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उनके आप जो भी डेफिनेशंस हो 1-1, 2-2 वो थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, है ना, या पेपर के 2 दिन पहले करना बैठ के, है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे काम चल नहीं पाएगा। समझ गए? अब देखो भैया, निरीक्षण या अवलोकन के अर्थ तथा परिभाषाओं का संक्षेप में स्पष्ट करना कैसे। निरीक्षण के अर्थ की अगर हम बात करें तो निरीक्षण को अवलोकन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विज्ञान निरीक्षण से शुरू होता है तथा अंत में अपनी पुष्टिकरण के लिए निरीक्षण पर ही समाप्त होता है। निरीक्षण से शुरू होता है तथा अंत में अपनी पुष्टि
करके भैया निरीक्षण से ही समाप्त होना है। उसके बाद में यंग ने क्या परिभाषा दी, तो यंग ने निरीक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया। क्या कहा, देखो भैया निरीक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया यंग ने। इन्होंने कहा कि ये आंखों द्वारा जानबूझकर किया गया अध्ययन है जिसे सामूहिक व्यवहार और जटिल संस्थाओं तथा संपूर्ण वस्तु को अलग इकाइयों की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वहीं पर मोशर ने अपने शब्दों में बताया कि निरीक्षण वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की एक श्रेष्ठ विधि और इस विधि में कानों और आवाज की अपेक्षा आंखों का उपयोग किया जाता है निरीक्षण विधि में। ठीक है ना। ऐसे नहीं, आपने देखा होगा कि जिसको बहुत आसानी से अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे। जैसे मान लो आप ये जो है दादी अम्मा, भैया ना दादी अम्मा ऐसे तो होंगी नहीं, साड़ी पहने, चलो ठीक, दादी अम्मा जो है ऐसे बैठे हैं, है ना, कहाँ बैठी हैं, बालकनी में बैठी हैं। यहाँ से पता चले बहुत अच्छी सी आप एकदम बढ़िया स्कर्ट पहन के निकली, है ना, दादी अम्मा आई तुरंत नीचे उतरते हुए, जीने जीने उतरते हुए, भैया आजकल का ज़माना तो एकदम बदल ही गया है, दादी बोली। तो भैया उनके घर में जो बहू और जो सब लोग थे उनका क्या हुआ अम्मा, तो कहने लगी कि का बताई आजकल के पहनावा हमारे तो समझे में नहीं आता। देखो तने कितना छोट में जाड़ा हुई रहा, फिरो छोट छोट कपड़ा पहन निकल रही। का बताई कौन जमाना आ गया, हमरे लोगन के जमाने में तो हम पंचे बाहर नहीं निकलते रहे। तो क्या कहा किया इन्होंने, बोला न कुछ सुना न कुछ समझा, सिर्फ किसी को देख करके उन्होंने ये सब बातें बोल दी। तो ये क्या किया उन्होंने, दूर से देख करके निरीक्षण कर लिया। और बहुत लोग तो इस निरीक्षण को गलत रूप में भी ले लेते हैं कि जैसे जस्ट लाइक कभी कभी आप लोग खुद देखो, एक लड़की एक माइंडसेट देखिए, आजकल क्या भैया वैलेंटाइन डे वीक और ये सब चीज़ें चल रही हैं। सपोज डेट एक मेल, ठीक है, और एक हंसती खेलती फीमेल साथ में जा रहे हैं, है ना। तो आज का दौर ये है कि जैसे ही आप इनको देखेंगे, है ना, मान लो आप लोग 4 लोग दोस्त हैं जा रहे हैं, आपने इनको देखा, ये अब इनका हाथ भी पकड़े हैं मान लो, तो आप लोगों के दिमाग में हमेशा गलत ही लगभग आएगा। 99% लोगों के दिमाग में यही आएगा कि अच्छा बेटा वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं, देख रहे हो विनोद, है ना। तो जबकि भले वो भाई बहन हो, लेकिन माइंडसेट क्या है, तो ये क्या किया आपने, निरीक्षण ही तो किया। तो कहने का आशय क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, आँखों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, नेत्रों का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है, अध्ययन बहुत ही सावधानी से किया जाता है। इस प्रविधि द्वारा अध्ययन की प्राथमिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन इस विधि के द्वारा संभव है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने हेतु किया जाता है। अभी आप ये एग्जाम्पल नहीं लेकर के आएंगे, अब जब भी आप अगर पेपर में आगे निरीक्षण या अवलोकन के अर्थ तथा परिभाषा समझाओ तो आपको ये मेरी बात याद आएगी, तो उससे आप और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब लेकिन इसके दोष क्या हैं, है ना, इसकी डीमेरिट्स क्या है निरीक्षण और अवलोकन विधि की, तो ये समझो। कई बार क्या होता है, प्रशिक्षित निरीक्षणकर्ताओं का अभाव रहता है ना। अप्रशिक्षित निरीक्षणकर्ता निरर्थक सामग्री एकत्रित कर लेता है और निरीक्षण विधि द्वारा अचेतन मन के बारे में जानना असंभव है। जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में हम लोग चीज़ों को नहीं जान सकते निरीक्षण विधि के द्वारा, और इसकी रिपोर्ट पूर्ण रूप से सही नहीं लिखी जा सकती। इस विधि द्वारा आंतरिक व्यवहार को जानना कठिन होता है। कई बार निरीक्षण के लिए घटनाओं की पुनरावृत्ति के लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार व्यक्ति के व्यवहार में बनावटीपन भी आ जाता है, जिससे निरीक्षण में भी त्रुटि आ जाती है। ये एक आत्मनिष्ठ विधि और निरीक्षणकर्ता कई बार निरीक्षण में बहुत ही लचीला रवैया अपना लेता है और इससे परिणाम प्रभावित होते हैं। कई बार मानसिक और शारीरिक थकान और तनाव भी निरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कई बार निरीक्षण कार्य पक्षपातपूर्ण भी हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये आपके क्या है भैया, डीमेरिट्स हैं निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि के। इसी तरीके से क्वेश्चन है आपका कि प्रश्नावली प्रविधि के अर्थ तथा परिभाषाओं को संक्षेप में लिखो। तो पहले प्रश्नावली प्रविधि जो है वो होती क्या है ये समझो, उसके बाद में अन्य लोगों के हिसाब से आपको हम परिभाषाएं भी बता देंगे। हाँ, तो वास्तव में प्रश्नावली प्रविधि में प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें बालक के विद्यालयी जीवन, सामाजिक जीवन, घरेलू जीवन और संवेगात्मक स्थिति से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं तथा जिनका उत्तर छात्र को हाँ या नहीं में देना होता है। कैसा कहा मैंने, कैसे देना होता है, जस्ट लाइक ट्रू एंड फॉल्स, यस और नो में देना होता है। प्रश्नावली का अर्थ और क्या परिभाषाएं हैं ये देखो। प्रश्नावली वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की एक सूची होती है जिसके उत्तर के आधार पर व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे मान लो हमने किसी से कह दिया कि क्या, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ऑपोजिट लगेगा, बट शादी से पहले लड़कियां ऑलमोस्ट अपने जो है होने वाले हस्बैंड से पूछेंगी, क्या पूछेंगी, क्या पूछती हैं भैया क्वेश्चन कि क्या आप ड्रिंक करते हैं, यस और नो में आंसर करिए। तो सामने वाला या तो भैया यस करेगा या तो नो करेगा। कहेंगी क्या आप नॉनवेज खाते हैं,
या तो यस करेगा या तो नो करेगा, है ना। क्या आपको ईश्वर के प्रति आस्था है, कहेगा यस या तो नो। लेकिन कभी लड़का ये नहीं पूछता है लड़की से कि क्या तुमको ब्रांडेड चीज़ें पसंद हैं, हाँ या नाम जवाब दो, है ना। वो तो ऐसा नहीं पूछता है। लेकिन लड़कियों के साथ पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका वो हाँ या ना में जवाब जानना चाहती हैं। क्या इससे पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, क्या कोई तुम्हारे जीवन में XYZ PQRS रहा, ऐसे क्वेश्चंस। तो उनका हाँ या ना में जवाब देना होता है जब बहुत गुस्सा हो जाती हैं वो, जस्ट लाइक, है ना। तो वही चीज़ समझ लो आप, इस तरीके से याद रख पाओगे। इसलिए ये मैं आपके डेली लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। बहुत लोगों को शायद ख़राब भी लग जाए चीज़ें पढ़ते समय कि मैम आप कहाँ उठा के लेकर चली जाती हैं। लेकिन होता क्या है, देखो इन चीज़ों को अगर आप अगेंस्ट में ना सोच करके फेवर में सोचो कि अगर मतलब जो आजकल दुनिया में ये दौर जो चल रहा है, इससे संबंधित हम उदाहरण लेंगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा आपके स्मरण में रहेंगी। ठीक है भैया। बोगार्टस के शब्दों में कहा गया कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है। गुड व हार्ट के शब्दों में कहा गया कि सामान्यतः प्रश्नावली से एक ऐसे उपकरण का बोध होता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है और जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। PV यंग ने कहा, क्या कहा कि प्रश्नावली को एक ऐसे प्रपत्र की संज्ञा दी जाती है जिसको उत्तरदाताओं के प्रायः डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है तथा जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी परिभाषाएं इस चीज़ को लेकर के दी। नेक्स्ट है क्रम निर्धारण प्रविधि की कमियों या सीमा को संक्षेप में वर्णन करिए। कल हम इसके विषय में पूरा डिटेल आंसर आपको करवा चुके हैं। संचयी आलेख के विषय में भी हमने आपको पूरा करवा दिया है। संचयी आलेख आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर स्टार मार्क बना दे रहे हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि लॉन्ग आंसर में हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन संचयी जो आपका आलेख होता है इसका प्रारूप कैसा होता है वो ये और देख लो। इसका प्रारूप मतलब वो दिखता कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम भरना होता है, जो भी आपने भर दिया XYZ, उसकी डेट ऑफ बर्थ भर दिया भैया 24/2/2000, है ना। इस तरीके से उसके बाद में उसने आपने दिन भर दिया मंडे, है ना, माह भर दिया, इसी तरीके से वर्ष भर दिया, पिता का नाम, पिता का व्यवसाय, पता क्या है उसका, प्रवेश पंजीकरण यानी कि जब उसने अपना एडमिशन लिया तब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, विद्यालय में जिस दिन उसने एडमिशन लिया है वो तारीख, है ना। और साथ में अब देखो यहाँ पर क्या है, ये विद्यालय का नाम है, यहाँ पर डेट है ना, किस प्रकार किस कक्षा से प्रवेश लिया गया है। कोई बच्चा कभी 3rd में एडमिशन ले लेता है, कभी नर्सरी से ही पढ़ रहा होता है तो वो लिखना है। विद्यालय जब छोड़ता है बच्चा तो उसका कौन सा मंथ, कौन सा ईयर है, वह कक्षा जिसको छोड़ा। कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा, कहते हैं हमने जंप कर लिया क्लास। छोटे में बच्चे को मैं क्या करती थी, जंप करा देती थी। मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी बड़ा जंप कराया गया था, है ना। कहने लगे ठीक है इनको 3rd नहीं पढ़ाएंगे, उनको बहुत आता है 4th पढ़ाएंगे। तो इन्होंने कौन सा भैया कच्चा छोड़ दिया, पता चले 3rd इन्होंने छोड़ दिया, है ना। शाला त्यागने का कारण, क्योंकि वो बहुत अपने आप में तेज थे, इस वजह से उन्होंने त्याग दिया। उपस्थिति की बात जब आती है, प्रेजेंट एब्सेंट की, है ना। सत्र जो वर्ष है आपका वो कितने दिनों में आए बच्चा, वास्तविक दिन जिनमें छात्र उपस्थित रहा, मतलब जितने दिन स्कूल खुला ये वहाँ पे वो लिखा जाएगा। और बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा, यहाँ पे वो लिखोगे। लंबी अवधि से अनुपस्थिति के कारण, मान लो लगातार बच्चा 15 से 20 दिन नहीं आया, तो आखिर क्यों नहीं आया, उसकी वजह, है ना, ये लिखना। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रखना, कि यहाँ पर ईयर, यहाँ पर मंथ लिखा जाएगा। बच्चे का वजन कितना है, लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी, है ना। उसके बाद में शारीरिक विकलांगता, सीने का नाम, बीमारी वर्ग, कौन सी बीमारी है, चिकित्सक की रिपोर्ट यानी कि डॉक्टर की रिपोर्ट। पारिवारिक इतिहास लिखना होगा आपको कि परिवार कैसा है भैया, सिंगल फैमिली है कि उसकी जॉइंट फैमिली है ना। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, विद्यार्थी के परिवार की स्थिति कैसी है ना। माता पिता पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, पिता का व्यवसाय कैसा है। परिवार से संबंधित विशेष जो तथ्य हैं कि जैसे कोई किसी के यहाँ नेवी में है, किसी के यहाँ कुछ है ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखना। उसके ये क्या है आपका जो संचयी प्रपत्र होता है ना, उसका ये एक प्रारूप आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से होता है। विद्यालय में महत्वपूर्ण कार्यों के उत्तरदायित्व का बच्चा कौन सी क्लास में, कौन से ईयर में, प्रार्थना सभा में संचालन में कैसा है, कक्षा में, शाला में, खेलकूद में, समाज सेवा में, NCC में, NSS में, स्काउट गाइड में और अन्य किसी क्षेत्र में उसकी क्या कमजोरियां हैं या क्या बहुत अच्छा किस चीज़ में है, उस पर आपको यहाँ पर बढ़ना होगा।
पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि क्लास के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाएं होती हैं वो कौन से क्लास में, मान लो 3rd में बच्चा है, यहाँ बच्चा 4th में, 3rd में बहुत अच्छे से बच्चा खेलता था, 4th में थक जाता है बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है। स्वच्छता एवं साफ सफाई, साहित्यिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां और सामाजिक सेवा जैसी चीज़ों को यहाँ पर वर्णन करना। नेक्स्ट है आपकी शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि जस्ट लाइक जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं बनता था ना, एकदम वैसे ही है यहाँ पर कि आपके क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, एनुअल में कितने कितने नंबर आए हिंदी में, या बाकी अन्य सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए, वो सब चीज़ों को लिखना, ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भैया क्या था, ये आपका क्या है, संचयी आलेख पत्र का प्रारूप है। कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका संचयी आलेख पत्र। ठीक, ओके। अब देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7 है परामर्श के प्रकार, टाइप ऑफ काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। परामर्श की प्रविधियां एंड ऑल सब इसमें हम आपको पढ़ा रहे होंगे। इसमें भी कुछ पेज ब्लर हैं, उसकी हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ऑलरेडी समझ में आएंगी। लेकिन इसमें लॉन्ग आंसर कितने पढ़ाने ये हम एक बार और देख लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं, है ना। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। 7 क्वेश्चन लॉन्ग हैं इसमें आपके, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। और लघु उत्तरी तो हम स्किप करके ही पढ़ाएंगे, हालांकि इसमें ज़्यादा है भी नहीं। 7 लॉन्ग और 6 शॉर्ट, है ना। 7 लॉन्ग पढ़ने होंगे, 6 शॉर्ट करने होंगे। आशा है कि एक ही दिन में, एक दिन में करवा दें तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा कोर्स। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, फिर शुरू कर देंगे 2 दिन बाद से, परामर्शदाता की भूमिका और उत्तरदायित्व के गुण। हम ये और देख लेते हैं कि इस वाले आपके PDF में, यानी कि इस वाले सब्जेक्ट में कितने चैप्टर दे रखे हैं इन्होंने। तो देखो भैया जरा, कितने, या तो 11 चैप्टर्स होंगे या तो आपके 13 चैप्टर्स होंगे, है ना। देख लीजिए फटाफट से, ये भी जरा एक टेंशन खत्म हो जाए। 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोर्स तो आपका एग्जाम के पहले तक हम कंप्लीट ही करवा देंगे, चाहे जैसे 11 चैप्टर हैं आपके, है ना। कितने चैप्टर हैं भैया, 11 चैप्टर है। वैसे हम 2 दिन का रेशियो लेकर के चल रहे हैं, 1 दिन लॉन्ग 1 दिन शॉर्ट का, तो चीज़ें आसानी के साथ में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी समय पे ही। बीच में बहुत दिन तक क्लासेस बंद रही, है ना। तो देखो भैया, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 5 चैप्टर हैं तो 10 दिन। आज है तारीख आपकी लगभग 11, है ना। तो ये मान के चलो 21 फरवरी। बहुत ज़्यादा अगर मान लो बीच में हमने कोई गैप ऐप ले लिया किसी कारणवश, या कोई एक चैप्टर बहुत लंबा गया तो हम उसको 2-3 पार्ट में अगर करना चाहेंगे तो 25 फरवरी, है ना। एक टारगेट लेके चलो, 25 फरवरी तक हम ये कंप्लीट करा देंगे आपको। उसके बाद में फिर 26, 27, 28 जो भी आपके 3-4 दिन होंगे उसमें हम आपको मेन चीज़ें बता देंगे कि कैसे क्या कर लो। और बाकी हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे, मेन कुछ नहीं, मॉडल पेपर लगा डालो और यूनिट के एंड में जो क्वेश्चन दिए हैं, है ना, वो लगा लो सारे, बस इतना काम कर लो। और साथ में इजी नोट्स तो हम यहाँ पर पढ़ा ही रहे हैं, ये और पढ़ लो, ठीक। और साथ में आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स की, बस इस पर फोकस करना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, स्पीड बनाने के लिए अभी से आंसर लिखना शुरू कर दो। देख देख के ही लिखो, लेकिन लिखो जरूर, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे, है ना। ये थी एक छोटी सी जानकारी। और एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल हम बार बार बता रहे, पीजी पॉइंट है। हमारा एप्लीकेशन भी पीजी पॉइंट ऐप के नाम से ही है। पीजी पॉइंट ही रेफरल कोड है। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया चुप पे ले लो। 1.5 लाख का कोर्स कर रहे हो और 150 रुपये की PDF लेने में ज़्यादा बहाने ना बनाओ, है ना। ज़्यादा फिर हम भी अभी बताएं आपको। और अगर इतनी ही ज़्यादा गरीबी है ना, ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, अगर बहुत ही ज़्यादा समस्या है कि नहीं आप 150 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हैं किसी चीज़ों को लेकर के, तो फिर आप हमें भैया एक काम करो, पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे मैसेज कर दो कि मैम हमसे नहीं हो पा रहा है, दिल पे हाथ रख के हम कह रहे हैं आपसे, तो भैया हम कुछ उसका प्रबंध करें। लेकिन मॉडल पेपर सब सॉल्व कर डालो फटाफट से, ताकि एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाए। क्योंकि बेटा ये समझ लो कि आगे चल के अगर आप सोचो कि हम 1 नंबर यहाँ पर ज़्यादा बना लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आप 1% अभी अपना बढ़ा लेंगे थोड़ी सी मेहनत करके, लेकिन अगर आप सोचो कि वही 1 नंबर हम आगे चल के अपना TGT PGT और क्या कहते हैं उसको, जब भी मेरिट अगर बननी होती है सुपर टेट में, तो फिर इंसान को छींके निकल आती हैं। फिर उसको यही समय याद होता है कि काश हमने अपने BEd में पढ़ लिया होता, है ना।
तो वही बातें हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लो, और जो कर रहे हो, अगर मम्मी पापा का पैसा लग रहा है तो जो चीज़ें कर रहे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से करो, ताकि जीवन में खुद भी आगे बढ़ सको और कभी ये रिग्रेट ना रह जाए कि नहीं हमने अपने वक्त की बर्बादी की और अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, ऐसा रिग्रेट ना रह जाए जीवन में, है ना। तो बस ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, अपना ध्यान रखिएगा।